नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सेट 11 का डेली प्रैक्टिस का जो भी हम लोग को पढ़ने का होता है। सबसे पहले उसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, उसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। और अभी जो आपका यहाँ पर पीडीएफ में जितने भी जो टॉपिक दिए हुए हैं उसको अध्ययन करने के बाद फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि हमारे माइंड में कितना क्वेश्चन या फिर कितने जानकारियाँ हमारे माइंड में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज पहला है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण सबसे पहले कब हुआ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो सबसे पहले यही सवाल पूछेगा कि बताइए अरबों का आक्रमण सबसे पहला कौन किए थे और कब किए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। आगे कहता है कि महमूद गजनी 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरतीगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुतगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था। यानी महमूद गजनी पूछेगा कि भाई महमूद गजनी कौन थे। ये थे सुबुतगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। ऐसे भी बताना चाहेंगे कि लूसेंट में एक पॉइंट पर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। आगे देखेंगे, अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसने यामिन उद दौला तथा यामिन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये सवाल पूछने लायक है और पूछा भी है। प्रीवियस एग्जाम में आप देखेंगे तो पूछा है कि महमूद गजनी भारत पर कितने बार आक्रमण किए। तो 17 बार आक्रमण किए। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य केवल धन प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश में लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल सिंह के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामीन के कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। यानी कि सोमनाथ मंदिर का जो मंदिर में जो स्वराष्ट्र पर अभी है वो क्या किए थे, लूटपाट किए और तोड़फोड़ किए थे। तो वो कब किए थे, 1025 ईस्वी। ये भी सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने कब ध्वस्त किए थे महमूद गजनी। तो महमूद गजनी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किए थे। इस मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अलिहनवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। मतलब जब महमूद गजनी यहाँ से सोमनाथ मंदिर को लूटपाट कर जा रहे थे तो उसी रास्ते में जाटों ने कुछ उन पर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति को लूट लिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट बात है सोमनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले तो सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी।
आगे देखेंगे महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था और महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। तो इतना लूटपाट करने के बाद अंतिम महमूद गजनी का मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अब सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी ही था। इनके एग्जाम में यह भी पूछेगा, बताइए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन है? तो ये हो जाएगा सुल्तान महमूद गजनी। महमूद के सेना में सेवंदराय है ना, सेवंदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अल बरूनी, फिरदौसी, कुतुबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के बारे में। तो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात, अभी का देखेंगे तो गुजरात पड़ता है, और यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। कुछ यहाँ पर इंपोर्टेंट बॉक्स में बनाया हुआ है। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तो सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और इसमें जीत हासिल हुई थी, चौहान विजय हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध में देखेंगे तो 1192 ईस्वी में हुआ था और यह गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में था। उस समय भी गौरी विजय हुए थे। आगे देखेंगे चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, गौरी और जयचंद के बीच में, उसमें गौरी विजय हुए थे, यानी मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। तो लगभग 3 यहाँ पर बताया गया है, ये भी तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और चंदावर का युद्ध हो जाएगा 1194। ये क्रम में आप याद कर सकते हैं, 91, 92 और 94, यानी 91 फिर 92 फिर 94। एक बार जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो गौरी और पृथ्वीराज के साथ में चौहान विजय हुए थे, और बाद बाकी तराइन का युद्ध हो, चंदावर का युद्ध हो, इसमें मोहम्मद गौरी का ही विजय हासिल हुआ था। आगे देखेंगे तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। यह भी सवाल पूछा हुआ जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन थे? तो अस्कंद थे। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मतलब मोहम्मद गौरी है सो यहाँ पर जीतने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी गुलाम थे उनके हाथों अपना साम्राज्य को सौंपकर फिर वो गजनी लौट गए थे। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई थी। अगला हम लोग देखते हैं सल्तनत काल, यानी कि इसमें सबसे पहला आएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश का स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था, यानी कि जो गुलाम वंश की स्थापना करने वाले 1206 में है वो सबसे पहले कौन के थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। यह भी सवाल पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ पर बनाए थे? तो लाहौर में बनाए थे। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। यह भी सवाल पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का सबसे पहले नींव कौन डाले थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। उन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नींव डाला गया था। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श का दान देने वाला भी कहा जाता है। यहाँ देखेंगे कुछ मंगोल के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। कहता है मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वदा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, लेकिन माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में से 1163 ईस्वी तैमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसमें महान चंगेज द ग्रेट और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता यसुगाई बहादुर था। नोट में कुछ लिखा हुआ है, कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार के केवल पहली मंजिल बना सकी थी। कुतुबुद्दीन का जब समय था तो समय कुतुब मीनार का केवल पहला मंजिल बन सका था। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसे
225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया और फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसे 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसे 5 मंजिलें हो गई और ऊंचाई 9 फीट से बढ़कर 234 फीट हो गई। आगे देखेंगे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति या सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। यानी कि पूछेगा कि ऐबक का मृत्यु कैसे हुई, तो चौगान खेलते हैं घोड़ा में चढ़ के, चौगान खेलने के समय किसी तरह है ना पैर से फिसल के 1210 ईस्वी में मर गए और इनका जो है दफनाया कहाँ गया है, तो लाहौर में। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। मतलब रुकुद्दीन फिरोज उतना पढ़े लिखे, मतलब सही डिसीजन नहीं ले पाते थे, जिसके कारण उनकी मां जो भी डिसीजन लेते थे वही लेते थे। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया और इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वो पुरुषों की तरह चोगा यानी कि कावा एवं कुलाह यानी टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जामोलुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्कों अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुजिद्दीन बरहम शाह को बैठा दिया, यानी बरहम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रजिया की शादी किनके साथ हुई, तो अल्तुनिया से हुई थी और इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी पर प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहरम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन महसूद शाह बना। बलबन में षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन महसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था और बलबन का वास्तविक नाम बाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्काने चिल्हगानी का विनाश बलबन ने किया था और बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रही। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बलबन ने नया नगर जो बसाया उनमें से कौन सा है, तो उसका नाम है सीरी। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी और बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज का पहला दिन यानी कि फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया। तो नवरोज का दिन है, यानी पहला फारसी साल का पहला दिन होता है नवरोज, उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन भी किया था। यहाँ पर आपका एक डब्बा में कुछ इल्तुतमिश के महान महत्वपूर्ण कार्य के बारे में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य क्या है। कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया। ये भी पूछा सकता है कुतुब मीनार का शुरुआत तो करवाए थे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उनका कंप्लीट कराने वाले कुतुब मीनार का इल्तुतमिश थे। सबसे पहले युद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। इक्ता प्रणाली भी चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसको हम लोग तुर्के
चहलगामी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक साथ 40 गुलाम को रखते थे। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। ये था हमारा इतिहास के कुछ मध्यकालीन भारत का इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे, है ना, अगले होमवर्क में दिया गया है भारत के उद्योग, जो कि आपका ज्योग्राफी से है। ज्योग्राफी से हमारा है भारत के उद्योग। तो भारत के उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत का उद्योग में देखेंगे, सबसे पहला उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, है ना, जो आज का पड़ेगा आसनसोल, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स BIW के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई। इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। देश के सबसे पहले बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के समीप साक्षी नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया है। जो अभी आप जानते हैं कि, है ना, लोहा में सबसे नंबर 1, है ना, टाटा कंपनी आती है। टाटा कंपनी अपने इनकम का 40% रखते हैं और 60%, है ना, गरीबों में दान करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे, स्वतंत्र के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना, यानी स्वतंत्रता के पूर्व कितने लौह इस्पात कारखाना खोले गए हैं। तो सबसे पहला देखेंगे भारतीय लौह इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना 1918 में पश्चिमी बंगाल के दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद, है ना, बाद में इसे बर्नपुर कहा गया है, नामक स्थान पर की गई थी। यहाँ पर 1922 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स 1932 में मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी और इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड BISCL है। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1937 बर्नपुर, जो कि अभी पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, की गई और बाद में 1953 ईस्वी में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना, इनकी स्वतंत्रता से पहले आप देखेंगे तो लगभग 3 लौह इस्पात कारखाना खोले गए थे और इसके बाद स्वतंत्र हमारा भारत आजाद हो गया। उसके बाद, है ना, पंचवर्षीय योजना लाया गया था और पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हम लोग फैक्ट्रियों को स्थापित करते गए। तो देखिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल जो 1956 से 61 में स्थापित कारखाना थी, जिसमें पहला, है ना, भिलाई इस्पात संयंत्र, इसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ये सब का स्थापना की गई। तो देखेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, जो दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पड़ती है, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। तो सबसे पहले तो यही पूछेगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता, यानी किस देश की सहायता से की गई है। तो सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। 1959 में इसे उत्पादन प्रारंभ किया गया। दूसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, इसकी स्थापना 1959 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। तीसरे नंबर पर आता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। 1962 में इसकी उत्पादन प्रारंभ हो गई। नोट में लिखा हुआ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखेंगे कि कृषि पर आधारित था और कृषि पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से उद्योग पर आधारित पर था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित कारखाना बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य अब बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। ये तो झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से की गई थी, तो सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना सलेम इस्पात संयंत्र, जो कि तमिलनाडु है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विजयनगर इस्पात संयंत्र हॉस्पेट वेलारी जिला कर्नाटक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई।
वर्ष 2014 में भारत, चीन, जापान तथा यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। यानी 2014 के आगे देखते हैं एल्युमिनियम उद्योग। तो देखेंगे एल्युमिनियम उद्योग आपका भारत के एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जे.के. नगर में स्थापित किया गया था। इसके बाद देखेंगे 1938 में लगभग चार कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल, अलवाय और पश्चिम बंगाल के बेलूर और उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए थे। आगे देखेंगे, आगे हमारा है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को। हिंडाल्को का स्थापना है ना 1958 में रेणुकूट नामक स्थान पर की गई थी। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई थी। आगे देखेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखा हुआ है कि भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी है ना, जो कि किसकी सहायता से और कहां पर बनाया गया है वो भी देखेंगे। तो बाल्को, जो कि सोवियत संघ है ना, ये प्रमुख केंद्र है कोरबा और कोयना। दूसरा कंपनी है नाल्को, जो कि फ्रांस के सहायता से बनाई गई है, और दामन जोड़ी जो कि उड़ीसा पड़ता है। हिंडाल्को यूएसए की सहायता से रेणुकूट में बनाई गई, उत्तर प्रदेश में है। इंडाल्को जो कि कनाडा की सहायता से बनाई गई है, जो जम्मू जेके नगर मुरी अलवाया में है। माल्को जो इटली की सहायता से बनाई गई है, ये आपका प्रमुख केंद्र है चेन्नई, मैटूर और सलेम। फिर है वेदांता, जो कि जर्मनी की सहायता से बनाई गई है, जो झारसुगुड़ा, ये प्रमुख केंद्र है। आगे कहता है कि एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा कि एल्युमिनियम भारत का विश्व में कईवां स्थान रखता है, तो 8वां स्थान रखता है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वती एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 ईस्वी को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्य भुवनेश्वर में है। आगे देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि आपका आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। लेकिन सवाल तो आपका यही पूछेगा ना भाई कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कब स्थापित की गई, तो 1818, लेकिन यह असफल रही। फिर यदि सवाल आपका आएगा कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में कावासजी डावर द्वारा खोला गया, और जिसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ किया गया। मतलब सफल पूछा जाएगा तो 1854 होगा, और सबसे पहला आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना की पूछा जाएगा तो 1818 होगा। भले ये असफल रही, लेकिन सवाल तो आपको पूछा जाएगा ना। अगला कहता है कि सूती वस्त्र है ना, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण आपका महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में, और अन्य प्रमुख राज्य है जो कि आपका पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश है। आगे देखेंगे बम्बई को भारत का सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। यानी कि भारत का देखेंगे सूती वस्त्रों का राजधानी बोला जाए तो मुंबई है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ 1881 में पहली सूती कपड़ा मिल शुरू की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में देखेंगे कि जीडीपी उत्पादन में उद्योग का योगदान 14% है, और देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में यह उद्योग 4% एवं देश की निर्यात आय में 11% योगदान है। ये आपका भारत 2015 में लिया गया। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। आगे देखेंगे जूट उद्योग सोने का रेशा गोल्डन के नाम से मशहूर जूट रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप
रीसरा नामक स्थान पर किया गया है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि इसका पहला कारखाना कहाँ किया गया है, तो रीसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया, जो कि कोलकाता पड़ता है। आगे देखेंगे, भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई है और भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा निर्यातक राष्ट्र भी है। विश्व में कितना करता है, तो विश्व में देखेंगे आपका उत्पादन में 35% जूट सामानों का निर्माण करता है, जो दूसरा निर्यातक राष्ट्र बन जाता है। इंपॉर्टेंट जूट के बारे में यहाँ पर और इम्पोर्टेंट कुछ ब्रैकेट में बनाया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। जूट उद्योग के संबंधित प्रमुख स्थान पश्चिम बंगाल में आपका कहाँ कहाँ बनाया जाता है, तो टीटागढ़, रिसरा, बाली, अगरपाड़ा, बांसबेरिया, कान किनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सिलाईदह, बिरलापुर, होलीनगर, बैरकपुर। ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में यहाँ इतने जगहों पर जूट का उत्पादन किया जाता है। आगे देखेंगे, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और गुंटूर, उत्तर प्रदेश में कानपुर, सहजनावा, गोरखपुर जिसको बोलेंगे, बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, इतने स्थानों पर हमारा क्या होता है, जूट उद्योग स्थापित हैं और वहां से जूट का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं कि अब हम लोग यहाँ भारतीय संविधान में हम लोग उपराष्ट्रपति को देखेंगे, उस उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो कहता है कि उपराष्ट्रपति का कितने अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद 63 में। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में। उस उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार भी नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएं या अर्हताएं क्या होनी चाहिए, तो इसको देखेंगे। कहता है योग्यता में कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा, है ना, जब वह पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरे नंबर पर आता है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य, और चौथा में है निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पांचवा नंबर, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उस पर राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, जो कि आपका अनुच्छेद 66 का प्रथम में दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रियमनीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। आगे कहता है, नोट में कुछ लिखा हुआ है, संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि उपराष्ट्रपति का पदावधि के बारे में आर्टिकल 67 यानी कि अनुच्छेद 67 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। मतलब ये भी लिखा हुआ है 67 के क में। तो उपराष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहेगा तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन और समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड को प्रायोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी हो। अनुच्छेद 67 का ख में यह भी लिखा हुआ है। अगला कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये अनुच्छेद 67 के
ग में यानी कि 67 का सी में लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कुछ अभी तक भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति रहे हैं और उनका कार्यकाल क्या रहा है, यहाँ पर लिस्टिंग किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक है। दूसरे नंबर पर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि उनका कार्यकाल देखेंगे तो 1962 से 1967 है। इसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर आते हैं बीबी गिरी, जो कि 1967 से 1969 तक इनका शासनकाल रहा। चौथे नंबर पर है गोपाल स्वरूप पाठक, जो कि 1969 से लेकर 1974 इनका कार्यकाल है। पांचवें नंबर पर है बीडी जाति ये है अगला। पांचवें नंबर पर आते हैं तो 1974 से 1979 तक शासनकाल है। छठा नंबर पर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि इनका है 1979 से 1984 तक। 7 नंबर पर है आर वेंकटेश्वर रमन, जो कि 1984 से 1987 तक के हैं कार्यकाल। 8वें नंबर पर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि इनका शासनकाल है 1987 से 1992। 9वें नंबर पर है के आर नारायण, 1992 से 1997 तक। 10वें नंबर पर है कृष्णकांत, जो कि 1997 से 2002 तक। अब 11वें नंबर पर है भैरव सिंह शेखावत, जो कि 2002 से 2007। 12वें नंबर पर है हामिद अंसारी, 2007 से 2017 तक। और एम वेंकैया नायडू हैं 2017 से 2022 तक। और जगदीप धनखड़ हैं 11/8/2022 से। इसके अलावा बहुत सारे और भी चेंज हुए हैं, जो कि हमारे है ना अभी वर्तमान में देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति बने हुए हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत भी थे। राष्ट्रपति पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, और जो कि अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने को अधिकतम अवधि 6 महीने होती है, और इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सब शक्तियां, उन्मुक्तियों, उपलब्धि, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। नोट में लिखा हुआ है जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वो राज्यसभा में सभापति के पद में कार्य को नहीं करेगा, और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते को हकदार नहीं होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में दिया हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन और सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या 15% ही होना चाहिए। मतलब जितना टोटल सीट है उसका 15% ही मंत्री का चुनाव किया जा सकता है। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये पारित हुआ है। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपन पद धारण करेंगे, और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है, जो कि आर्टिकल 75 के 4 यानी कि 4 में लिखा हुआ है। 75 के 4 में मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, और नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, जो कि आर्टिकल 75 के 5 में लिखा हुआ है। सभी मंत्रियां, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। भारत के अभी तक के वर्तमान में प्रधानमंत्री और अभी तक प्रधानमंत्री कौन कौन है, इनका कार्यकाल यहाँ पर लिस्टिंग किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि इनका शासनकाल 15/8/1947 से 27/5/1964 है। हम यहाँ पर कुछ
पॉज कर देते हैं, आप इसको कुछ देख लीजिए, है ना, फिर इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी, चौथे नंबर पर है मोरारजी देसाई, पांचवें नंबर पर है चौधरी चरण सिंह, छठे नंबर पर है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद है विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अगले 16वें नंबर पर है डॉक्टर मनमोहन सिंह और 17वें नंबर पर है नरेंद्र मोदी, और अभी भी बरकरार हैं अगले बार नरेंद्र मोदी और अगले बार नरेंद्र मोदी, यानी कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, लोकसभा का, है ना, सामना न करने वाला प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री। पांचवें नंबर पर पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, छोटा कार्यकाल 13 दिन का है। पद ग्रहण करते समय विधान सभा सदस्य 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान की गई। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन है जो कि अपने पदावधि यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका नाम है इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी से 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यकाल प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, है ना, तो देखेंगे कि हम लोग का संसद में 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। पहला मंत्री आता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा आता है राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधित परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों को घोषणा करता है और प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री देखेंगे तो राष्ट्रपति, है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य कड़ी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद एवं विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू का था और वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। मतलब सबसे लंबा काल तक देखेंगे तो प्रधानमंत्री अभी तक, है ना, जवाहरलाल नेहरू है। हो सकता है आने वाला दिन में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। आगे देखते हैं, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी और वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही हैं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, है ना, लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। यानी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, फिर भी वो प्रधानमंत्री रहे। अगला देखेंगे, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन का। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल
जगजीवन राम का रहा है, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है और इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नोट मंत्रिमंडल को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और न कि मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार जो है आपका वन लाइनर है ना। यहाँ में आपका कोशिका के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। कहता है जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी है, तो प्रोटीन और लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है, तो प्लीहा है ना, जिसको स्प्लीन कहा जाता है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, तो देखिएगा कि आपका छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अगला है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ति। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है, तो यह पाया जाता है अंडाशय यानी ओवरी में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण कहाँ पर होता है, ये देखेंगे क्या होता है, तो देखेंगे एप्टोटिस केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है, तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका को पाचन थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होती है, तो तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। हाइपरलैप्सिया क्या का अर्थ है, हाइपरलैप्सिया का क्या अर्थ होता है, तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो इनका नाम आ जाएगा जॉनसन। रिवर्स प्रतिलेख की खोज किसने की, टैमिन एवं बाल्टीमोर। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव में छुपाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रभावित। आगे देखेंगे आपका कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, तो राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 46 है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है, कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइक्रोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो जीवद्रव्य। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होती है, तो हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है, तो जीवद्रव्य तंतु के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं, तो पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है, तो गोल्जी काय। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो रॉबर्टसन। 1959 में कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है, तो पारागम। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा ग्लैस्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होगी और पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होगी। सबसे बड़ी पादप कोशिका कैरोटैक्सीपोलिया है। पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। ये तो हमारा कोशिका के बारे में था। आगे हम लोग देखते हैं फिजिक्स में जो यांत्रिक मैकेनिज्म। प्रक्षेप्य गति के दीर्घतम प्रास प्राप्त करने की अधिकतम कितने कणों की आवश्यकता होगी, तो 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव में बाहर कूदता है, तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है, तो जड़त्व को करता है। प्रक्षालन मशीन
वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण यानी फ्रिक्शन कम होता है। आगे देखेंगे किसी पिंड के संवेग को वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण का ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है A बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ A हमारा त्वरण है यानी एक्सेलरेशन, B हमारा अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी है और U हमारा इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग और T हमारा समयांतरण यानी कि टाइम है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयीय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो ये घर्षण के कारण। न्यूटन के गति नियम कुछ दिए हैं और यहाँ पर इस एग्जाम्पल भी है। तो गति का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। इसका उदाहरण देखेंगे। चलती गाड़ी रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटना, नीचे गिरना, कपड़ों को डंडे से पीटने तथा धूल कणों का अलग होना, ये गति का प्रथम नियम पर आधारित होता है। द्वितीय गति नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन दर उस पर लगाए गए बल समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन के दिशा के अनुदिश होती है। जैसे कि आप गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथे को पीछे खींच लेती है, क्योंकि यदि हम लोग वैसा सीधा रखेंगे तो बॉल टकरा के फिर वापस चले जाएगी। तो उसके जो जितना भी वेलोसिटी के साथ या फिर जितना स्पीड से आ रहा है तो उसको स्पीड को कम करना, वेलोसिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाथ को पीछे करते हैं। तृतीय गति नियम को देखेंगे। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसकी गति के क्रिया प्रतिक्रिया का भी नाम दिया जाता है। मतलब जैसे आप देखेंगे कि बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति के पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम, वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये सभी तृतीय गति नियम के आधारित है। आगे देखेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम से आशय से क्या है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। आगे देखेंगे, कहता है कि अंतरिक्ष से गिरा हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों का परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण से प्रभावी बल है। अभिकेंद्रीय बल। दूध मथने में पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इधर देखेंगे सरल आवर्त सारणी यानी कि सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किसी सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम से। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल है ना कितना लगाना होगा? तो 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। यहाँ पर एक नोट में लिखा हुआ है कि पेंचकस यानी स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे को कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण यानी टॉर्क के उदाहरण है। आगे हमारा केमिस्ट्री में धातुओं के बारे में हम लोग देखते हैं। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज्यादा चांदी की होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से? तो कैल्शियम कार्बोनेट से है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु लिथियम और आर्सेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो थोरियम का है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? एरागोनाइट और कॉन्चिलियन। चाकू से काटे जाने और सकने वाली सोडियम और पोटेशियम है। इतनी हल्की इतनी मुलायम धातु है सोडियम और पोटेशियम, जिसको आराम से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु फ्यूचर फ्यूल देखेंगे। फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम। यानी आने वाले दिन में हम लोग इस धातु का ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाले हैं। अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत का। आतिशबाजी यानी आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग एवं एस्टोनिश उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबा का।
क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। अयस्कों के धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो धातु कर्म। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। इधर आपका दिया हुआ है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का प्रयोग नाभिकीय भट्टियों में FBRS में किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में होता है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होती है? एल्युमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण एवं प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस धातु का उपयोग होता है? तो सेलेनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। धातुओं की सर्वाधिक हीन चालकता कौन सी धातु है? तो सीसा। भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन को कहा जाता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का कारण क्या है? प्याज में सल्फर के यौगिक उपस्थित है, यानी कि प्याज में सल्फर पाया जाता है जिसके कारण प्याज में हमारा कड़वाहट या फिर स्मेल भी आता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क है पिच ब्लेड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सामान्य नाम यहाँ रासायनिक सूत्र। हरा कशिश फेरस सल्फेट, नीला कशिश कॉपर सल्फेट, श्वेत कशिश जिंक सल्फेट, लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट। कहता है माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। कुछ यहाँ पर अयस्क दिया हुआ है जो कि सोडियम में साधारण नमक, चिली सल्फाइड, सॉल्ट पीटर और बोरेक्स सोडियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम का देखेंगे अयस्क है तो बॉक्साइड है, कैलोनियन है, फेल्सापार है, कोर्डम है और क्रायोलाइट है। पोटेशियम का देखेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम का देखेंगे तो डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोएसर, एब्रसट। मैग्नीशियम का देखेंगे तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्बोनाइट, है ना। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है तो आप इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप यहाँ से आप इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए। सिल्वर का देखेंगे तो रूबी सिल्वर है, गोल्ड का कैलोराइट है, यूरेनियम का कार्बोनाइट है, थोरियम का मोनाजाइट है। मोबाइल फोन की बैटरी किस धातु का प्रयोग की जाती है? तो लिथियम का। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। क्वार्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। पर्स ऐसे किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट को। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवननाशी के रूप में। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। सबसे पहला ऑक्सीजन पहले नंबर पर है, सिलिकॉन दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम, चौथे नंबर पर आयरन, पांचवें नंबर पर कैल्शियम और छठे नंबर पर सोडियम और सातवें नंबर पर मैग्नीशियम, आठवें नंबर पर टाइटेनियम और 10वें नंबर पर हाइड्रोजन। आयरन पाइराइड से रासायनिक यौगिक को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री को भी देख लिए हैं और हमारा अगला होमवर्क था करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 में। तो इसमें हम लोग भारत के उच्च न्यायालय को कवर करेंगे। भारत के उच्च न्यायालय को कवर करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे करंट अफेयर वार्षिकांक 2025। इसमें हम लोग देखेंगे भारत के उच्च न्यायालय। तो भारत के उच्च न्यायालय से रिलेटेड जो भी सवाल अभी तक बनेंगे, है ना, यानी कि कौन सा उच्च न्यायालय का कब स्थापना हुआ, वर्तमान में और उनके मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये सब सभी यहाँ लिस्टिंग किया हुआ है। तो उसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो देखेंगे पहला है हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1862 में हुई है और मुख्य पीठ देखेंगे तो ये कोलकाता है। खंडपीठ देखेंगे तो पोर्ट ब्लेयर और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और इस कलकत्ता उच्च न्यायालय का वर्तमान जो न्यायाधीश हैं TS शिवगनम है। शिवगनम, है ना, नाम तो बहुत अजीब है, TS शिवगनम।
बॉम्बे उच्च न्यायालय का देखेंगे तो स्थापना हुआ है 1862 में। इनका मुख्य पीठ है मुंबई और खंडपीठ में नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता देखेंगे तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। अभी वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे आलोक आराधे। मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना देखेंगे तो 1862 में हुआ है और इनका मुख्य खंडपीठ देखेंगे तो चेन्नई है। खंडपीठ में मुख्य खंडपीठ में हमारा चेन्नई है और खंडपीठ में मदुरई। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता देखेंगे तो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु और पुडुचेरी। वर्तमान में इनका मुख्य न्यायाधीश है मद्रास उच्च न्यायालय का के.आर. श्रीराम। के.आर. श्रीराम। चौथे नंबर पर है हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो कि स्थापना है 1866 में और इनका देखेंगे मुख्य पीठ है तो प्रयागराज और खंडपीठ में लखनऊ। और इनका देखेंगे कार्य क्षेत्र देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। इसका इलाहाबाद उच्च न्यायालय का देखेंगे तो इनका मुख्य न्यायाधीश है अरुल भंसाली। कर्नाटक उच्च न्यायालय अगला है 5वें नंबर पर। 1884 में इनकी स्थापना हुई है ना। बेंगलुरु और उसके अलावा छोटे देखेंगे धारवाड़ और गुलबर्ग कर्नाटक इनका क्षेत्र हो जाएगा। और इनका अभी कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हैं नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया। तो ज़्यादातर ध्यान देने वाली बात है कि इनका सबसे स्थापना कब हुआ और इनके मुख्य न्यायाधीश कौन है और इनका मतलब कौन सा क्षेत्र को ये उच्च न्यायालय कवर करता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखेंगे हमारा 6ठे नंबर पर है पटना उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1916 में हुई है ना। ये पटना का क्षेत्र है और बिहार का ये हमारा उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान में अभी देखेंगे मुख्य न्यायाधीश कौन है तो के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन। 7 नंबर पर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1948 में हुआ है ना। और ये गुवाहाटी, कोहिमा, आइजॉल तथा ईटानगर, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये सबको कवर करता है। और गुवाहाटी का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखेंगे तो विजय बिश्नोई है। उड़ीसा उच्च न्यायालय 8वें नंबर पर है जिसकी स्थापना 1948 में हुआ है ना। ये इनका खंडपीठ क्षेत्र देखेंगे तो कटक है ना राज्य में ये उड़ीसा का है। और इनके मुख्य न्यायाधीश अभी उड़ीसा उच्च न्यायालय का है चक्रधर शरण सिंह। 9वें नंबर पर है राजस्थान उच्च न्यायालय जो कि स्थापना है 1949 में जोधपुर, जयपुर, राजस्थान है ना। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। 10 नंबर है जम्मू और कश्मीर लद्दाख है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना। इसका स्थापना देखेंगे तो 1928 है ना। श्रीनगर जम्मू और जम्मू कश्मीर लद्दाख है। 10वें नंबर पर है जम्मू और कश्मीर का वर्तमान हमारा मुख्य न्यायाधीश देखेंगे तो तासी है ना रबस्तान। 11वें नंबर पर है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना देखेंगे तो 1956 में हुआ है और इनका मुख्य न्यायाधीश देखेंगे तो सुरेश कुमार कैथ है। अगले नंबर 12 नंबर पर है केरल उच्च न्यायालय जो कि 1956 में इसकी स्थापना हुई है ना। और इसका मुख्य न्यायाधीश है नितिन मधुकर जामदार। 13वें नंबर पर है हमारा गुजरात उच्च न्यायालय जो कि जिसकी स्थापना हुई है 1960 में है ना। और इनके मुख्य न्यायाधीश हैं सुनीता अग्रवाल। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं, बाद बाकी आप यहाँ पीडीएफ में देख सकते हैं। 14 नंबर पर है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना है ना 1966 में हुआ है और इनके मुख्य न्यायाधीश हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। 15वें नंबर पर है पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय जो 1966 में इनकी स्थापना हुई है और इनके वर्तमान हमारा मुख्य न्यायाधीश हैं सील नागू। 16 नंबर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि स्थापना हुआ है 1971 में और अभी फिलहाल वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है गुरमीत सिंह संधवालिया। 18 नंबर पर है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है ना जिसकी स्थापना 2000 में हुई है और इनके अभी मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश सिन्हा। उसके बाद है सिक्किम उच्च न्यायालय जो कि 17 नंबर पर था, छूट गया है। 1975 में इसकी स्थापना हुई है और इनके मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमादेर। 19वें नंबर पर है उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो कि इनकी स्थापना 2000 में हुई है ना। अभी फिलहाल इनके मुख्य न्यायाधीश है गुहानाथन नरेंद्र। 20वें नंबर पर हमारा अपना झारखंड उच्च न्यायालय आता है जिसकी स्थापना 2000 में हुई है ना। और इनके अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं MS रामचंद्र राव। 21वें नंबर पर आता है मेघालय उच्च न्यायालय जिनकी स्थापना 2013 में हुई है और अभी वर्तमान में इनके मुख्य न्यायाधीश है इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी।
22वें नंबर पर है मणिपुर उच्च न्यायालय, 2013 में इसकी स्थापना हुई है और इनके मुख्य न्यायाधीश है डी कृष्ण कुमार। 23 नंबर पर है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, जो कि 2013 में इसकी स्थापना हुई है। इनके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में अपरेश कुमार सिंह है। 24 नंबर पर है तेलंगाना उच्च न्यायालय, तो 2019 में स्थापना हुई है और इनके अभी है सुजय पाल। 25वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि 2019 में स्थापना हुई है और अभी वर्तमान में इनके मुख्य न्यायाधीश हैं धीरज सिंह ठाकुर। तो कुल मिला के हमारे भारत में टोटल 25 है ना उच्च न्यायालय वर्तमान में है ना। भारत में 1862 इसमें पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिनका नाम है कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया है। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। तो ये था हमारा कुछ उच्च न्यायालय से रिलेटेड करेंट अफेयर। अब हम लोग आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख देश और कौन क्या है। मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा, वो चीज़ यहाँ पर लिस्टिंग किया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है भारत देश, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कवर करेंगे देश, राजधानी, मुद्रा, संसद, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजा, प्रधानमंत्री, चांसलर। यानी कि जिस देश का हम लोग देखेंगे तो राजधानी भी देखेंगे, मुद्रा भी देखेंगे, संसद भी देखेंगे। तो भारत का राजधानी हम लोग सबको जानते हैं नई दिल्ली है, इसका मुद्रा रुपया है और संसद को हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है और प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगले नंबर पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा हमारा टका है। संसद को जातीय संसद कहा जाता है ना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अभी फिलहाल है मोहम्मद सदाबुद्दीन चुप्पू और प्रधानमंत्री हमारा मोहम्मद यूनुस, यानी कि बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं। अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का राजधानी देखेंगे तो काबुल है और अफगानिस्तान का मुद्रा है अफगानी, है ना। और संसद को शोरा कहा जाता है। राष्ट्रपति हमारा हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अखुंद हैं और अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री देखेंगे तो मुल्ला हसन अखुंद हैं। अगला है हमारा भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा देखेंगे तो हमारा क्या है, गुल्ट्रम या न्यूल्ट्रम लिखा हुआ है। और अगला हमारा संसद को कहते हैं त्योंसोंग गड्डू, है ना। इसका राष्ट्रपति को हम लोग जिम्मे खेसर नामगेल वांगचुक। और भूटान का देखेंगे प्रधानमंत्री तो कौन है, शेरिंग टोब्गे। पाकिस्तान का वर्तमान राजधानी, यानी कि पाकिस्तान का राजधानी देखेंगे तो इस्लामाबाद है और मुद्रा देखेंगे तो पाकिस्तानी रुपया चलता है और संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। श्रीलंका के राजधानी हमारा वर्तमान में अभी श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और मुद्रा देखेंगे तो श्रीलंकाई रुपया है और संसद को हम लोग पार्लियामेंट कहा जाता है श्रीलंका में। और राष्ट्रपति इनका श्रीलंका का है तो अनुरा कुमार दिसानाके और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा इसका देखेंगे तो नेपाली रुपया हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडले है और प्रधानमंत्री में केपी शर्मा ओली हो जाएगा। म्यांमार का देखेंगे तो म्यांमार का राजधानी हो जाएगा नावपीताव और मुद्रा हो जाएगा क्यात। संसद को पीथू हुल्सो कहा जाता है और राष्ट्रपति मिन ऑन्ग हुलोंग, यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं है। चीन का देखेंगे तो चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा देखेंगे तो रेन मिम्बी और संसद को कहा जाता है पीपुल्स कांग्रेस और राष्ट्रपति हमारा है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियोंग। मालदीव का राजधानी माले है, यहाँ पर मुद्रा देखेंगे तो रुपया है ना। संसद को मजलिस कहा जाता है और राष्ट्रपति देखेंगे तो मोहम्मद मोइजू और यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं है। और रूस का देखेंगे तो रूस का राजधानी मॉस्को है और मुद्रा देखेंगे तो रूबल है। संसद को पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, राष्ट्रपति हमारा है ना व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री देखेंगे तो मिखाइल मिस्तुतिन। रूस का देखेंगे तो रूस का राजधानी मॉस्को है
इसका रूबल मुद्रा है, पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है ना। सऊदी अरब का देखेंगे तो हमारा हो जाएगा राजधानी रियाद, इसका मुद्रा देखेंगे तो रियाल, है ना। सऊदी अरब का संसद को कहा जाता है मजलिस अल शूरा, और यहाँ पर राष्ट्रपति देखेंगे तो सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है, और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। अगला हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इसकी मुद्रा देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में एंथनी अल्बनीज हैं। अगला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी हमारा है ब्यूस आयर्स, और मुद्रा देखेंगे तो अर्जेंटीना पेसो हो जाएगा, अर्जेंटीना पेसो, और संसद को नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, और राष्ट्रपति जेवियर माइली है। यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्यू है, और यहाँ पर मुद्रा देखेंगे तो यूक्रेनियम, है ना, रिबिया है, और यहाँ पर संसद का यहाँ पर नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति है वोलोदोमिर जेलेंस्की, और प्रधानमंत्री देखेंगे तो डेनिस श्यामहली है। अगला है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, इसकी मुद्रा रुपया है ना। संसद यहाँ नेमिंग नहीं दिया हुआ है। अगला देखेंगे इसका राष्ट्रपति तो प्रोबो सुबियांतो, है ना, इंडोनेशिया का कौन है राष्ट्रपति। ब्राजील का देखेंगे राजधानी हमारा है ब्रासिलिया, और यहाँ मुद्रा चलता है रियल, और संसद को कहते हैं नेशनल कांग्रेस, और राष्ट्रपति यहाँ पर है लुइस इनासियो लूना दा सिल्वा। कनाडा का राजधानी देखेंगे तो ओटावा है, मुद्रा में देखेंगे कनाडियन डॉलर चलता है, और संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। राष्ट्रपति यहाँ पर चार्ल्स तृतीय है, और देखेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री तो जस्टिन ट्रूडो। नीदरलैंड की राजधानी देखेंगे एम्स्टर्डम, और यहाँ पर चलता है मुद्रा में गिल्डर या फिर यूरो। यहाँ का प्रधानमंत्री है डिक सूफ। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है, और यहाँ पर चलता है मुद्रा में मॉरिशियन रुपया। संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, और राष्ट्रपति में देखेंगे तो पृथ्वीराज सिंह है, और राष्ट्रपति में नवीन राम गुलाम। अगला है हमारा क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना, और यहाँ पर क्यूबा का मुद्रा देखेंगे तो क्यूबन पेसो है ना। संसद को पीपुल्स पावर्स कहा जाता है, और यहाँ का राष्ट्रपति है मिगेल डियाज कैनेल, और प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेरो क्रूज है। इटली की राजधानी रोम है, और इनका मुद्रा है इटली का यूरो, और संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। राष्ट्रपति हमारा है सर्जियो मतेरा, और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, है ना, इनका मुद्रा चलता है डेनिस कोनार, है ना। फॉल्टिंग इसका संसद को कहा जाता है, और राष्ट्रपति देखेंगे तो काउंट प्रिंस फ्रेडरिक 10। अगला है मिस्र का राजधानी काहिरा है, इसका मिस्र में चलता है मुद्रा, है ना, इजिप्शियन पाउंड, और संसद को पीपुल्स असेंबली कहा जाता है, और राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, और प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबोली। अगला है स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ पर मुद्रा चलती है स्वीडिश कोरोना, और संसद को कहा जाता है रिक्सडॉग, और प्रधानमंत्री है उल्फ क्रिस्टसन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और इनका मुद्रा है यूरो CFC फ्रैंक, और संसद को नेशनल असेंबली। राष्ट्रपति देखेंगे थे इमेनुअल मैक्रोन, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू। जर्मनी का राजधानी है बर्लिन, इसका मुद्रा देखेंगे तो यूरो, संसद को बुंडस्टैंड, और राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, और प्रधानमंत्री ओलाफ स्कोल्ज। ईरान की राजधानी है तेहरान, इसकी मुद्रा है रियाल, और संसद को मजलिस कहा जाता है, और राष्ट्रपति है मसूद पेजेशाकियान। इराक की राजधानी बगदाद है, बगदाद इसकी राजधानी हो जाएगी इराक की, और देखेंगे यहाँ पर मुद्रा है तो इराकी दिनार चलता है। संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, और यहाँ वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ राशिद, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है मुस्तफ़ा अल कादेमी। इजराइल का देखेंगे तो इजराइल का है राजधानी है यरूशलम, और मुद्रा देखेंगे तो न्यू शेकेल, संसद को द नेसेट, और हमारा राष्ट्रपति है इसाक हरगोज, और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू।
जापान की राजधानी टोक्यो है। और मुद्रा देखेंगे तो एन है। संसद को डाइट कहा जाता है और प्रधानमंत्री को सेगेरू इसीबा कहा जाता है। लेबनान को राजधानी देखेंगे तो बैरूत है और इनकी मुद्रा देखेंगे तो लेबनीज पाउंड है। और संसद को नेशनल असेंबली और प्रधानमंत्री यहाँ पर नजीब मिकाती है। वियतनाम का देखेंगे तो राजधानी हनोई होगा, ये इंपॉर्टेंट है, वियतनाम का हनोई। इसका यहाँ पर चलता है डोंग। संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है और राष्ट्रपति लियोंग क्योंग है। और यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री तो फाम मिन चिन है। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है ना। यहाँ पर मुद्रा डॉलर चलता है। और यहाँ संसद को कांग्रेस कहा जाता है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं। अभी देखेंगे हाल ही में अमेरिका और है ना ईरान के बीच में एक घमासान युद्ध भी हुआ है ना। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। ईरान और अमेरिका का राष्ट्रपति, ये सब दोनों को याद रखना होगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। इसका देखेंगे मुद्रा तो पाउंड स्टर्लिंग है और पार्लियामेंट कहा जाता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति है प्रिंस चार्ल्स तृतीय। और प्रधानमंत्री देखेंगे तो सर किर स्टारमर है। नॉर्वे की राजधानी हमारा ओस्लो है। मुद्रा देखेंगे तो नॉर्वेजियन डॉलर कहा जाता है। और संसद को स्ट्रोटिंग और राष्ट्रपति है हेरोल्ड पी और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर। तो ये हम लोग का ना सेट 11 यानी कि डेली होमवर्क सेट 11 का जितना भी हमारा स्टडी था वो सारा हम लोग देख लिए हैं। अब आप इसको वीडियो को पहले देखिए और वीडियो को देखने के बाद फिर हम इसका एमसीक्यू क्वेश्चन को लाएंगे। इस वीडियो में जितने भी फैक्ट और जो भी थ्योरी हम करवाएं लाइन बाय लाइन, उसको आपको एक बार वीडियो में पूरा अच्छी तरह से देख लेना है। और आप इसको पीडीएफ के चाहते हैं तो हमारे अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। हम वहाँ ये पीडीएफ को डाल देंगे। धन्यवाद।